Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। आज मैं लास्ट लेक्चर में जो आपको आर्टिकल बताया था कि यदि एक मिरर को घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमती है, ये आपको मैं प्रूव करा चुका हूँ। उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन में लेता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे की टॉपिक बताऊंगा मैं। पहले ही एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, उसी टाइप का है एग्जाम्पल, समझ जाएंगे आप। इसी टाइप का एक एग्जाम्पल हमने इंसिडेंट रे को घुमाने में फ्रेम किया था, फिर उसको सॉल्व किया था। ऑलमोस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ ले रहा हूँ। देखिए, ये दीवार है इधर और ये मिरर है। ये मिरर है, ये वॉल है जो इधर है। ये वॉल है। यहाँ एक टॉर्च जो लाइट रे इंसिडेंट करती है, ये टॉर्च है, रेस्ट पर है, ये स्टेशनरी है। यहाँ इंसिडेंट किया है इसने, ये नॉर्मल है इस पॉइंट पर। पॉइंट जो O है वो इंसिडेंट पॉइंट है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ स्पॉट बनेगा दीवार पर, यहाँ स्पॉट आएगा, लाइट स्पॉट। क्लियर? आपको बोला जा रहा है कि इस बार इस मिरर को ऐसे घुमाया जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मिरर को घुमाया जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओमेगा से। तो स्पॉट की स्पीड बताइए। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ spot if mirror is rotating with angular velocity omega anti-clockwise direction, anti-clockwise direction, and at the shown situation ये एंगल अल्फा है। एट द शोन सिचुएशन रिफ्लेक्टेड रे मेक्स अल्फा एंगल विद मिरर। मतलब आपको तब आंसर देना है जब ये रिफ्लेक्टेड रे अल्फा एंगल बना रही हो। अदरवाइज आप अगर इस एंगल की बात करेंगे, मान लेते हैं ये एंगल इंसिडेंट है, तो ये रिफ्लेक्टेड होगा जो कि इंसिडेंट के बराबर ही होगा। ये जो आई एंगल है समय के साथ वेरी करेगा क्योंकि ओमेगा चेंज होता जा रहा है। तो नॉर्मल भी, मतलब ये जो प्लेन है ये घूमता जा रहा है, इसलिए नॉर्मल घूमता जाएगा। इसका मतलब इंसिडेंट एंगल यहाँ वेरी करेगा। किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपको ये एंगल अल्फा दिखाई देगा, समझे ना, ये वाला एंगल। तब आपको बताना है कि स्पीड जो होगी स्पॉट की वो क्या होगी। यदि ये एंगल अल्फा है किसी इंस्टेंट पर, ये एंगल अल्फा है, तो बताइए स्पॉट की स्पीड क्या होगी, ये लिखा हुआ है। क्लियर? देखो कैसे सॉल्व करेंगे।
मान लेते हैं ये डिस्टेंस ये दी जाएगी आपको क्वेश्चन में डी, ये आपको माननी पड़ेगी वाई मान लेते हैं, ये डिस्टेंस वाई, स्पॉट की लोकेशन ओ डैश से वाई है, तो आप लिखोगे tan अल्फा इज इक्वल टू y बाय डी, यानी y इज इक्वल टू डी tan अल्फा, ये लिखोगे आप। इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, ध्यान से देखेंगे, इस इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या आएगा, dy बाय dt, ये d कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, tan अल्फा sec स्क्वायर अल्फा और d अल्फा बाय dt, d अल्फा बाय dt क्या आएगा, अगर आप इसको ऐसे रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट करती है 2 ओमेगा से सेम डायरेक्शन में, ये मैंने कल प्रूव किया था, समझे। तो मैं यहां ये बोल सकता हूं कि अल्फा के बढ़ने की रेट 2 ओमेगा है, यानी d अल्फा बाय dt 2 ओमेगा है, ये मैं बोल सकता हूं यहाँ, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ना ये 2 ओमेगा से रोटेट होगी अगर मिरर ओमेगा से रोटेट होगा, इसका मतलब अल्फा के बढ़ने की जो रेट है यानी डी अल्फा बाई डी टी वो 2 ओमेगा के बराबर है। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि डी वाई बाय डी टी क्या है, कितना है, डी 2 ओमेगा सेक स्क्वायर अल्फा। ये अल्फा एक फिक्स वैल्यू दिया गया है, अभी उन्होंने एक फिक्स वैल्यू दिया है, आपको इसको पहले रैंडम मानना चाहिए, समझे ना, आपको पहले मानना चाहिए कि एक वेरिएबल है, अल्फा एक वेरिएबल है, मतलब कोई वैल्यू है एक्स जो कि चेंज कर सकती है थीटा। अब बाद में उन्होंने बोला हुआ है कि इस एंगल की वैल्यू अल्फा है, मतलब अल्फा एक फिक्स अमाउंट है, 45 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, भावना समझे मेरी। तो मैंने यहाँ डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिख दिया है, तो आप पहले इसको, मैं इस अल्फा को इस समय के साथ वेरी मान रहा हूं, क्योंकि मुझे दिया गया है कि जब ये नीचे घूमेगा तो ये ऐसे घूमेगी, यानी अल्फा कांस्टेंट नहीं रहेगा, समझे ना। अल्फा एक वेरिएबल चीज है जिसकी वैल्यू बाद में एक अल्फा के बराबर हो जाएगी। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपको क्या मानना चाहिए, आपको मानना चाहिए ये जो एंगल है किसी टाइम टी पर मान लो कि ये एंगल थीटा है, किसी टाइम टी पर ये एंगल थीटा है और ये थीटा समय के साथ चेंज हो रहा है, तो आपको उस इंस्टेंट पर स्पॉट की वेलोसिटी बतानी है जब थीटा बराबर क्या हो जाए, अल्फा हो जाए, समझे ना। थीटा एक वेरिएबल क्वांटिटी मानो, तो आपको यहाँ थीटा लिख लेना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में अल्फा दिया हुआ है और ये समय के साथ वेरी कर रहा है, तो आपको थीटा एक वेरिएबल अमाउंट मानना चाहिए, वेरिएबल क्वांटिटी माननी चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वेरिएबल क्वांटिटी, ये वेरिएबल क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू जब अल्फा हो जाएगी, थीटा चेंज होते होते जब अल्फा हो जाएगा उस इंस्टेंट पे मुझे बताना है स्पॉट की स्पीड क्या आएगी। भावनाएं समझ गए होंगे शायद आप मेरी कि मैंने ये थीटा क्यों किया, पहले ही अल्फा था क्योंकि अल्फा तो एक फिक्स अमाउंट है, अल्फा तो उसने बोला है कि एक एंगल है 30 डिग्री 35 डिग्री 40 डिग्री, एक फिक्स अमाउंट है, मुझे यहाँ समय के साथ एक अचर मानना चाहिए जो वेरिएबल हो, टाइम डिपेंडेंट हो, तो वो मैंने थीटा मान लिया, तभी मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं, अदरवाइज यहां भी जीरो आ जाएगा, समझे। अब ये बोलूंगा मैं और यहां आ जाएगा डी थीटा बाय डी टी, यानी इसके बढ़ने की रेट। अब थीटा बराबर अल्फा है तो यहां अल्फा रख दूंगा मैं। अब जरा सोचो, अभी रुको, ये डी वाई बाई डी टी क्या है, स्पॉट के ऊपर जाने की वेलोसिटी यानी वाई के बढ़ने की रेट, और वाई बढ़ेगा कब, जब स्पॉट ऊपर जाएगा, यानी डी वाई बाई डी टी में क्या बोलूंगा, वेलोसिटी ऑफ स्पॉट, और ये मुझे आंसर तब देना है जब थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो, अल्फा के, तब मुझे वेलोसिटी बतानी है कि ये एंगल कितने के बराबर हो जाए, अल्फा के बराबर हो जाए। तो वेलोसिटी ऑफ स्पॉट जो आएगा वो आ जाएगा 2d ओमेगा सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा कैसे लिखे, कैसे लिखा जाए सेक स्क्वायर थीटा, इस ट्रायंगल से आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, देखिए कैसे लिख सकते हैं। इसमें देखो
cos थीटा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी d अपॉन हाइपोटेनियस यानी हाइपोटेनियस बाय d, sec थीटा आएगा हाइपोटेनियस बाय d और हाइपोटेनियस आएगा d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट, स्क्वायर है तो हट जाएगा अपॉन d स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे आंसर यही है क्योंकि थीटा मुझे दिया हुआ है उसने, तो थीटा के टर्म में यही मैं लिख दूंगा, y के टर्म में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने बोला हुआ है ना कि आप थीटा जब अल्फा है तो आंसर बताएं, तो आप इसमें पुट कर दें, थीटा की वैल्यू अल्फा पुट कर दें, आंसर आया। y में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यहां से ही आंसर दे सकते हो आप। क्या आंसर आ जाएगा 2d ओमेगा sec स्क्वायर अल्फा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। समझे ना, स्पॉट की वेलोसिटी उस इंस्टेंट पर जब थीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर है ऐसे लिखी जा सकती है। क्लियर, और ये पॉजिटिव आएगी इसका मतलब ऊपर जा रहा है स्पॉट। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट नंबर ऑफ इमेजेस इन केस देयर आर टू inclined mirror having angle theta between them। यहां दो मिरर हैं M1 M2, if there is angle theta between these two mirrors and there is an object in between this space, in between the mirrors in this space, let's assume here, it may be here, it may be here, like this. These are the position A, B, C, D. Clear? You will be asked how many number of images are formed in this system of point B. How many number of images will be formed in this system of point A? Like this, you will be asked question. Here you have to know which one position is symmetric and which one position is not symmetric. Clear? If any object lying on the angle bisector of these two mirrors, then this position will be called symmetric position. Clear? क्या बोला मैंने? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन दोनों मिरर के एंगल बाइसेक्टर यानी इस लाइन पर, एंगल बाइसेक्टर एक लाइन आएगी, एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्टर इन दोनों मिरर के बीच के एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है तो उस पोजीशन को मैं सिमेट्रिक पोजीशन बोलूंगा। समझे? और इसके अलावा अगर दोनों मिरर के बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो वो पोजीशन असिमेट्रिक पोजीशन कहलाएगी या नॉन सिमेट्रिक पोजीशन कहलाएगी। समझे बच्चों? तो अब इसके लिए आपको ये फ्लो चार्ट याद करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, 360 बाई थीटा निकालोगे। समझे? ये एंगल थीटा आपको गिवन है, 360 बाई थीटा निकालोगे। अगर थीटा इंटीजर आता है तो आप ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और यदि वो नॉन इंटीजर आता है तो उसके लिए मैं एक अलग प्रोसीजर आपको बताऊंगा, मैनुअल वे। उसमें ये प्रोसीजर फॉलो नहीं कर सकते आप यदि नॉन इंटीजर आता है। क्लियर? तो 360 बाई थीटा यदि इंटीजर आता है तो इंटीजर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ऑड या इवन, जिसको आप बोलते हो या तो एक ही या बेकी। समझे? तो ऑड या इवन। इवन अगर आता है तो आप नंबर ऑफ इमेज बता देंगे 360 बाई थीटा -1, और यदि ऑड आता है तो आपको पोजीशन चेक करनी पड़ेगी। इवन आता है तो पोजीशन चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है। अगर ऑड आता है तो आपको पोजीशन चेक करने की जरूरत है। अगर ऑड आता है, ऑड आने के बाद आप देखोगे कि यदि पोजीशन नॉन सिमेट्रिक है तो आंसर आएगा 360 बाई थीटा, मतलब नंबर ऑफ इमेज आएंगे 360 बाई थीटा। और यदि पोजीशन सिमेट्रिक पोजीशन है यानी वो एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है तो नंबर ऑफ इमेज आएंगे 360 बाई थीटा -1। क्लियर? इसका मतलब पॉइंट सी इसमें लाई करेगा सिमेट्री में। ये आंसर आएगा अगर 360 बाई थीटा इंटीजर आता है, और इंटीजर में फिर क्या आता है, ऑड आता है। 360 बाई थीटा इंटीजर आता है और फिर वो ऑड आता है, तो सी का आंसर ये आएगा। जो सी पॉइंट है उसके नंबर ऑफ इमेज आप ऐसे बताओगे। अब बात करते हैं मैनुअल वे की। समझे ना? अगर नॉन इंटीजर आए तो इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। पहले अगर इंटीजर कैसे आ सकता है, 360 बाई 60 ले लेता हूं, मतलब ये एंगल 60 डिग्री है, ये थीटा 60 डिग्री बोल देता हूं मैं आपको। अब अगर थीटा 60 डिग्री है तो 360 बाई 60 कितना आएगा, 6 आएगा, यानी इंटीजर है, और इंटीजर में वो क्या है, इवन, तो आंसर दे दोगे आप ये।
समझे? अब मान लेते हैं सिर्फ ये एंगल 72 डिग्री है, ये थीटा जो है ना ये 72 डिग्री है, तो 360/72 आएगा 5, यानी इंटीजर आएगा, और वो क्या आएगा? ऑड आएगा। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। अगर एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है तो आंसर क्या आएगा? 5 - 1 यानी 4, 72 डिग्री में अगर वो एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, और एंगल बाइसेक्टर पे अगर वो नहीं है, ऊपर या नीचे है, तो आंसर आएगा 5। समझे? अगर आपको ये फ्लो चार्ट नहीं आता है, मान लेते हैं आप भूल जाते हैं फ्लो चार्ट, तो फिर भी आप आंसर दे सकते हैं मैनुअल वे से। मैनुअल वे मतलब आप रिफ्लेक्ट करते जाओ, रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करते जाओ, आंसर बता दोगे आप। अभी बताता हूं, देखो क्या बोल रहा हूं मैं। पहले तो मैं इसको ही बताता हूं आपको, मैनुअल वे इसी तरीके से। अगर इंटीजर आए और आपको ये याद नहीं है फ्लो चार्ट, तो मैनुअल वे से कैसे आंसर देंगे। एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि मिरर के बीच में एंगल जो है वो 120 डिग्री है। फिगर थोड़ा ध्यान से बनाएंगे, 120 डिग्री 120 ही लगना चाहिए, ऐसे नहीं है कि 150 बना दिया आपने, वरना आप फिगर सही नहीं बना पाओगे। ये 120 डिग्री है, ठीक है। इनका एंगल बाइसेक्टर यहां आएगा, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है एंगल बाइसेक्टर पर, पॉइंट P है। बताओ कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे। मेरे ये याद नहीं है, समझे ना, ये मेरे याद नहीं है। तो मैनुअल वे क्या बोलता है, इस मिरर से पहले इसका इमेज बनाओ। मतलब जो हम जानते हैं कि इमेज कैसे फॉर्म होता है मिरर से, वो फॉलो करते जाएंगे। ये इस मिरर में सेम डिस्टेंस पर जितनी डिस्टेंस ऊपर उतनी डिस्टेंस नीचे, सेम डिस्टेंस पर क्या बनाएगा, अपना इमेज बनाएगा। मतलब मिरर इसका इमेज बनाएगा, और उस पोजीशन को आप ऐसे लिख सकते हो। ये आएगी ओपोजिशन, ये एंगल 60 डिग्री आएगा, क्योंकि मिरर एंगल बाइसेक्टर होता है। समझे ना? किसको? P और इमेज, फर्स्ट इमेज ही आएगा, P का फर्स्ट इमेज ही आएगा। अगर इन दोनों लाइन को मैं देखता हूं, ये मिरर है, मिरर P और मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो अगर मैं P और इमेज से लाइन आगे बढ़ाऊंगा, तो ये मिरर जितना P की लाइन से एंगल बनाएगा उतना ही नीचे एंगल बनाएगा। समझे? अगर इस पॉइंट को मैं ऑब्जेक्ट से जोड़ता हूं और इस पॉइंट को इमेज से जोड़ता हूं, तो ये एंगल 60 है, तो ये भी 60 ही आएगा रिफ्लेक्शन के लॉ से। समझ में आई बात? ये डिस्टेंस बराबर आएगी। मिरर ऐसा ही इसी तरीके से इमेज फॉर्मेशन करता है, वही रिफ्लेक्शन के लॉ से ये बोल सकता हूं मैं। समझ में आई बात को? मैंने आपको बताया था कि अगर मैं मिरर के किसी भी पॉइंट से ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाता हूं तो डिस्टेंस सेम आती है। तो ये लेंथ इसके बराबर, ये लेंथ इसके बराबर, ये एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर आएगा। समझे? ये दोनों जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल समरूप त्रिभुज है, सिमिलर ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल इंग्लिश में बोला जाता है। और ये लाइन जो आएगी ये एकदम इसके पीछे आएगी, क्योंकि ये टोटल एंगल 180 हो जाएगा। 60 ये तो 120 और 60 ये है, तो ये टोटल एंगल 180 हो जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी।
तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि फिगर सही बनना जरूरी है, समझे। रैंडमली कुछ भी चीज अगर बनाओगे तो दिक्कत आ सकती है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसको मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अब इसके बाद इसका इमेज, इस लाइन का इमेज, ये वाला मिरर, मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये वाला मिरर यहां बनाएगा, बिल्कुल उसी की तरह जैसे इस मिरर ने बनाया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे मिरर पे, कुछ ऐसे बनेगा। फिगर सही बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझ में नहीं आएगा आपको। ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज यहां बनेगा, और ये इमेज 2 है जो M2 ने बनाया, ये M1 है, ये M2 है, और ये इमेज एग्जैक्टली इस लाइन पे बनेगा, क्योंकि ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये पूरा 180 हो जाएगा। तो अब आप दो इमेज बना चुके हैं, इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर ने एक इमेज ये बनाया, और इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर ने ये इमेज बनाया। अब सोचिए इस मिरर का ये जो इमेज है, क्या ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन सकता है? समझिए क्या बोला मैंने? क्या ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर सकता है? क्या इस मिरर के आगे है ये? क्या ये इमेज इस मिरर के ऊपर है? नहीं है। समझे? ऐसे ही ये इमेज इस मिरर के ऊपर नहीं है। अगर इस लाइन से ये थोड़ा भी ऊपर होता, मान लेते हैं यहां होता ये इमेज, तो इस इमेज का ये मिरर फिर से एक इमेज बनाता। इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ इमेज आए हैं वो कितने आए? 1 2। अब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क नहीं कर सकता, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क नहीं कर सकता। तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितने आए? 2। अब हम इससे निकालते हैं, इससे आंसर क्या आना चाहिए। देखिए सबसे पहले 360 बाय 120 कितना आया? इंटीजर आया और 3 आया, तो यानी इंटीजर और ये ऑड है। अब ऑड में क्या देखते हैं? सिमेट्री, नॉन सिमेट्री। अब ये सिमेट्री है, ऑब्जेक्ट किस पे रखा हुआ है? एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, यानी सिमेट्री है। तो नंबर ऑफ इमेज कितने आएंगे? 360 यानी 3 - 1 यानी 2 इमेज आएंगे। देखो आ रहे हैं ना 2 इमेज, समझे? तो ये मैनुअल तरीका है। यहां मैंने मतलब आसानी से आंसर दे पाया मैं। यहां क्यों दे पाया? क्योंकि एंगल मैंने बड़ा लिया था जानबूझ के, जिससे कि मुझे ज्यादा इमेज फॉर्म ना करना पड़े, ये फिगर ज्यादा ना बनाना पड़े। अगर मैं आपको बोल देता हूं कि ये मैं 120 डिग्री की जगह 60 डिग्री लेता हूं, 60 डिग्री, तो आप तब भी ये ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन तब समय ज्यादा लगेगा, आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा फिगर, समझे ना? फिर 5 के अराउंड इमेज आएंगे, और ये आपको उस केस में जब आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो आप पता चलेगा कि एक इमेज जो फॉर्म हो चुका है वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार दूसरे वाले मिरर के लिए पहले वाले मिरर का इमेज ऑब्जेक्ट है, और फिर वो इमेज एक दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से सर्कल में रोटेशन होता जाएगा। उस केस में अगर 60 डिग्री लोगे आप, ये आपको घर बैठ के सोचना है। जैसे मैंने ये 120 डिग्री के लिए फॉर्म किया, आपको ये 60 डिग्री या 72 डिग्री के लिए फॉर्म करना है। सिमेट्रिक पोजीशन पे ही ऑब्जेक्ट रखेंगे आप और फिर आंसर बताएंगे। समझे क्या बोला मैंने? क्लियर? ये आपका होमवर्क है, इसी तरीके से ड्रॉ करना है, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मैनुअल वे थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। इसलिए हमें ये याद रखना होता है, इसमें समय नहीं लगता, डायरेक्ट आंसर आएगा। समझे ना? एक टाइप का फॉर्मूला है ये। मैनुअल वे क्या है? उसमें आपको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, फिर काउंट करने पड़ेंगे, और बड़े ध्यान से ड्रॉ करना पड़ता है। जैसे इस ऑब्जेक्ट का इसने ये इमेज बनाया, अब ये इमेज इस मिरर के आगे तो नहीं है। अगर इस मिरर के ये वाला इमेज इस मिरर के आगे है, तो इस इमेज का फिर से ये इमेज बनाएगा ये वाला मिरर, यानी इस मिरर का इमेज इस मिरर के लिए
ऑब्जेक्ट हो जाएगा और फिर ये दोबारा उस इमेज का इमेज बनाएगा और इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि वो उसके फील्ड ऑफ व्यू से बाहर ना निकल जाए, मतलब मिरर से नीचे ना आ जाए। इसलिए रोटेशन में चलता रहता है, चलता रहता है। समझे? सोचेंगे 60 डिग्री के लिए आपको ये फॉर्म करना है।